हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई-फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम लोग अति लघु उत्तरीय साइंस का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी आपके सीरीज़ के अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, सबको हम लोग एक साथ एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अब जल्दी इसको रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, मस्तिष्क की जाँच करने का मशीन क्या है। फ्रेंड्स, मस्तिष्क की जाँच करने के लिए कौन से मशीन का यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम क्या होता है? स्कैनर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा? स्कैनर हो जाएगा। स्कैनर के थ्रू हम लोग मस्तिष्क को स्कैन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक कौन थे? तो प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक कौन थे? सुश्रुत जी थे। कौन थे? सुश्रुत जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने श्रीधराचार्य का इक्वेशन बहुत पढ़ा होगा। तो वर्ग समीकरण को हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे? श्रीधराचार्य जी थे। कौन थे? श्रीधराचार्य जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध किस प्रकार से? देखिए फ्रेंड्स, साइंस और टेक्नोलॉजी का एक दूसरे में कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा संबंध है? साइंस और टेक्नोलॉजी में घनिष्ठ संबंध है। जहाँ साइंस है वहाँ टेक्नोलॉजी है। साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रौद्योगिकी क्या है? देखिए, टेक्नोलॉजी क्या है? विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित के में संसाधनों का निर्माण ही देखिए फ्रेंड्स, जो मानव के हित के लिए जिन संसाधनों का निर्माण किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें विज्ञान के नियम और सिद्धांत का अनुप्रयोग करके मानव के हित के लिए जिन संसाधनों का निर्माण किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब की खोज किसने की? देखिए, ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब आप लोगों ने पढ़ा होगा। विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? सबको पता है विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी। तो आप लोग ग्रामोफोन भी साथ साथ याद रखे रहिएगा। ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? एडिसन ने की थी। नेक्स्ट है, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो का अर्थ क्या होता है? फ्रेंड्स देखिए, इसरो को हम लोग हिंदी में अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो को थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए टाइम नहीं है। कल आप लोग का एग्ज़ाम है, तो आप लोग क्या करेंगे? जल्दी इस वीडियो को तुरंत जल्दी हम लोग क्या करेंगे? इसमें कवर करेंगे। इस वीडियो में सारे जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं सबको एक वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरित क्रांति किसे कहते हैं? देखिए, हरित क्रांति किसे कहते हैं? आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीज, उर्वरक और पर्याप्त सिंचाई के साधन द्वारा कृषि उपज में असातित वृद्धि को ही क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हरित क्रांति क्यों लाया गया था? ताकि जो हमारे खेत में है उसमें उपज ज़्यादा हो, उन्नतशील बीजें बनाए गए थे, उर्वरक बनाए गए थे और सिंचाई के लिए भी व्यवस्था की गई थी। पहले क्या होता था? पहले जो खेती होता है बारिश के पानी पे डिपेंड करता था, लेकिन जब बरसात अच्छी हुई तो खेती अच्छी हुई, बरसात नहीं हुई तो खेती अच्छी नहीं होती थी। लेकिन अब एक से मशीनें आ गई हैं कि कहीं पे भी पानी पहुंचाया जा सकता है आराम से सारे खेतों में। और हाइब्रिडाइज बीज आ गए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करते हैं। तो हरित क्रांति की ही देन है ये सब। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाब की अवधारणा क्या है? देखिए, दाब किसे कहते हैं? दाब की अवधारणा क्या है? किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने में जो बल लगाया जाता है उसे ही दाब कहते हैं। किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने में जो बल लगाया जाता है उसी को दाब कहते हैं। प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स बटे एरिया होता है। ठीक है, प्रेशर बराबर फोर्स बटे एरिया होता है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वायुमंडल तथा वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? वायुमंडल तथा वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे ही वायु दाब कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पृथ्वी जो हमारे आसपास क्या है? वायु है। ठीक है, और वायु क्या करता है? एक प्रेशर लगाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक प्रेशर लगाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल दाब कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को वायुमंडल दाब किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लवन का सिद्धांत क्या है? देखिए फ्रेंड्स, प्लवन का सिद्धांत क्या है? जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है, वस्तु द्रव्य की सतह पर तैरने लगती है। फ्रेंड्स देखिए, प्लवन का सिद्धांत क्या होता है? अगर आप कोई वस्तु लेते हैं, उसको मान लीजिए कोई ग्लास है, उसमें पानी भरा और किसी वस्तु को उसमें डाल रहे हैं, तो जितना वस्तु का भार है, अगर वस्तु उतना पानी ग्लास से हटा ले रहा है, ठीक है,
आप उस वस्तु को ग्लास में डालें तो जितना वस्तु का भार है उतना ही पानी बाहर निकल रहा है, तो वो वस्तु क्या करेगा, तैरने लगेगा, पानी में क्या करेगा, तैरने लगेगा। उसी को कहते हैं प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया प्लवन का सिद्धांत किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब का मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग अच्छे से जानते हैं वायु दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पी बराबर होता है फोर्स बटे एरिया होता है, फोर्स बटे एरिया होता है। फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर में मापते हैं, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पंप में कितने वाल्व लगे होते हैं। फ्रेंड्स देखिए जल पंप में वाल्व क्यों लगे होते हैं, जो आप लोग हैंड पंप दबाते हैं जब, तो पानी ऊपर आता है, तो पानी वापस से नीचे ज़मीन में ना जा पाए, इसलिए क्या करते हैं, वाल्व लगाते हैं। ठीक है, देखिए जल पंप में 2 वाल्व लगे होते हैं। ये वाल्व वायु दाब के कारण खुलते हैं तथा बंद होते हैं तथा खींचे गए जल को वापस नीचे नहीं जाने देते। जो पानी एक बार ऊपर आ जाता है उसको वापस से नीचे नहीं जाने देते, इसलिए वाल्व लगाया जाता है हैंड पंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब के माप के लिए 2 प्रकार के वायु दाब मापी का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए वायु दाब का माप हम लोग पारा से करते हैं, निद्रव दाब मापी से भी करते हैं। ठीक है, 2 पूछा तो यहाँ पे पारा हो जाएगा और निद्रव दाब मापी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट पालन क्या है। देखिए फ्रेंड्स मुर्गी पालन को ही क्या कहते हैं, कुक्कुट पालन कहते हैं। कुक्कुट पालन किसे कहते हैं, जो मुर्गी पालन करते हैं उसी को क्या कहते हैं, कुक्कुट पालन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में कहाँ स्थित है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा एटॉमिक पावर स्टेशन, तो एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में ननोरा, कल्पकम और ट्राम्बे में स्थित है। कहाँ कहाँ है, ननोरा है, कल्पकम है और ट्राम्बे में है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के अग्रणी स्टील कारखाने कहाँ कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स देखिए अगर आप लोग को ये वीडियो फास्ट लगे तो आप लोग थोड़ा वीडियो स्लो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए टाइम कम है, इसलिए मैं आप लोगों को फास्ट करके पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग का बस रिवाइज हो जाए और आप लोग जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न है उसको अच्छी तरीके से देख के जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के अग्रणी स्टील कारखाने कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ है, जमशेदपुर में है, भिलाई में है, राउरकेला में है और दुर्गापुर में है। कहाँ कहाँ है, जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ है स्टील कारखाना, जमशेदपुर में है, भिलाई में है, राउरकेला है और दुर्गापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या द्रव किसी बर्तन की सभी दिशाओं पर भार डालता है। हाँ देखिए फ्रेंड्स, जो द्रव होता है वो बर्तन के सभी दिशाओं पर, जितनी दूर में वो क्या करेगा, द्रव अपना घेरे रहेगा उतने उसके सारी दिशाओं पर क्या करेगा, भार डालेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, द्रव जो होता है बर्तन के सभी दिशाओं पे भार डालता है। नेक्स्ट है हमारा, समस्थैतिक या होम्योस्टैटिस किसे कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए समस्थैतिक और होम्योस्टैटिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारे इंडिया में या आप कहीं पर भी चले जाइए तो वातावरण चेंज होता रहता है, कभी गर्मी आता है, कभी ठंडी आता है, कभी बारिश आता है, तो उस वातावरण के अनुसार हम अपने आप को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। ठीक है, ढाल लेते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, समस्थैतिक या होम्योस्टैटिस कहते हैं। देखिए जीव के आंतरिक और बाह्य वातावरण में समस्थिति बनाए रखने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, समस्थिति कहते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर अलग है और बाहर का वातावरण का टेम्परेचर अलग है, दोनों में समस्थिति बनाए रखने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, समस्थैतिक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अब वातावरण गर्मी आ गया तो गर्मी में हमारा बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है और बाहर का टेम्परेचर अलग होता है। जब बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है तब भी हमारे शरीर का टेम्परेचर अलग रहता है, बाहर का अलग रहता है। तो दोनों टेम्परेचर को जो समस्थिति बनाए रखने की क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समस्थैतिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए प्लांट में जो हार्मोन पाया जाता है उसको पादप और या फाइटो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, पौधों में सभी कार्य का समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है, इन्हें हम लोग पदार्थ का हार्मोन या पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्लांट के हार्मोन होते हैं उसी को हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्सर्जन क्या है। देखिए विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर में पदार्थों का विघटन हो जाता है, उसके फलस्वरूप हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे बॉडी में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनका बॉडी के बाहर निकलना ज़रूरी होता है और जो बॉडी के बाहर ये निकलते हैं अपशिष्ट पदार्थ, उसी को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्सर्जन अंग के प्रमुख अंग बताइए। उत्सर्जन अंग के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? देखिए कि कौन कौन सा उत्सर्जन अंग होता है जो प्रमुख है। आपका गुर्दा हो गया जिसको वृक्क कहते हैं, मूत्रवाहिनी हो गया, मूत्राशय हो गया और मूत्रमार्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? गुर्दा है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है और मूत्रमार्ग है। ये सब क्या, ये हेल्प करता है हमारे उत्सर्जन में, जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है? देखिए मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है? ये कंकाल पेशी, आरेखित पेशी, हृदय को ही कार्डियक पेशी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मनुष्य में कितने टाइप्स के पेशी पाए जाते हैं? कंकाल पेशी हो गया, आरेखित पेशी हो गया, और जो हमारे हार्ट का मसल्स होता है ना, जो हमारे हार्ट की पेशी होती है, मतलब कि हार्ट में एक अलग ही प्रकार की पेशी पाई जाती है, उसको कहते हैं कार्डियक पेशी। ठीक है फ्रेंड्स, उसको क्या कहेंगे? कार्डियक पेशी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के श्रवण हेतु पाए जाने वाले आंतरिक अंग कौन कौन से? देखिए फ्रेंड्स, सुनने के लिए आंतरिक अंग कौन कौन से पाए जाते हैं? कर्ण पर्दा होता है कान का, जिसे पर्दा बोलते हैं, और मध्य कर्ण होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे मध्य कर्ण, बाह्य कर्ण। तो ये क्या है? मनुष्य में श्रवण हेतु पाए जाने वाले आंतरिक अंग है। कौन सा अंग है? आंतरिक अंग है। कौन कौन सा? कर्ण, पर्दा और मध्य कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनस्पतियों में पाए जाने वाले वाह वृद्धि अंग बताइए। वनस्पतियों में पाए जाने वाले वाह वृद्धि अंग कौन कौन से हैं? देखिए कक्षास्थ कलिका, अग्राथ कलिका और पर्व आदि, ये सब क्या है? वनस्पति में पाए जाने वाले वाह वृद्धि अंग हैं। नेक्स्ट है हमारा, वनस्पति में संवेदना किसके द्वारा प्राप्त होती है? वनस्पतियों में संवेदना किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो ये होती है रासायनिक समन्वय द्वारा। किसके द्वारा? रासायनिक समन्वय द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, जीव जगत को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए, जीव जगत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक कोशिकीय जीव जो यूनिसेलुलर होते हैं, और एक क्या है आपके बहुकोशिकीय जीव जो मल्टी सेलुलर होते हैं। फ्रेंड्स, यूनिसेलुलर को हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, और मल्टी सेलुलर को हम लोग आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अवशेषीय अंग के नाम बताइए। देखिए फ्रेंड्स, अवशेषीय अंग जिसका कोई यूज़ ना होता, वो अंग जिसका कोई यूज़ ना होता है, तो क्या क्या है? निमेषक पटल है, कर्ण पल्लव की पेशियाँ हैं, जो कान के पल्लव की पेशियाँ हैं वो, और वर्मी फॉर्म जिसको क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स जो होता है पेट में होता है, इसका कोई रोल नहीं होता, ये अवशेषीय अंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, समजात अंग से आप क्या समझते हैं? समजात अंग से क्या समझते हैं? वे अंग जिनकी उत्पत्ति तो समान है, लेकिन उनके कार्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। फ्रेंड्स देखिए, एक होता है आपका समजात अंग होता है, जिसमें क्या होता है? उसकी ओरिजिन जो होती है ना, अंग की ओरिजिन सेम होती है। ठीक है, समजात में जो अंग होता है उसकी उत्पत्ति, उसकी ओरिजिन सेम होती है, लेकिन उसका जो कार्य होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रौद्योगिकी की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है? ठीक है फ्रेंड्स, प्रौद्योगिकी की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है? प्रौद्योगिकी की सफलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, जैसे कार्य क्षमता में वृद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि हो, आर्थिक लाभ हो और समय की बचत हो। इसीलिए तो नए नए टेक्निकल चीज़ें ला दी गई है। जैसे देखिए आपका कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर की सहायता से लोग कितनी सारी सुविधाएं मिल रही है, टाइम की बचत भी हो रही है और आर्थिक लाभ भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, समरूप अंग से आप क्या समझते हैं? देखिए फ्रेंड्स, एक होता है समजात अंग और एक क्या होता है? समरूप अंग। देखिए समजात में क्या होता है? ओरिजिन, अंग की उत्पत्ति समान होती है, कार्य अलग होता है। लेकिन समरूप में जो होता है अंग की उत्पत्ति वो असमान होता है। ठीक है, अंग की उत्पत्ति असमान होता है और उनका कार्य जो होता है समान होता है, उसे क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। समरूप किसे कहते हैं? जिसकी उत्पत्ति असमान हो, उत्पत्ति अलग अलग हो, परंतु उसका कार्य क्या हो? समान हो, उसे समरूप कहेंगे। और जिसमें कार्य अलग अलग है, उत्पत्ति समान होती है, जिसमें अंगों की उत्पत्ति समान रूप से होती है, एक ही जगह से अंगों की ओरिजिन जो है एक ही जगह से होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? देखिए समजात समरूप में अगर आप कंफ्यूज हो तो ऐसे याद किए रहिएगा। समजात मतलब
उत्पत्ति क्या है, समान रूप से, एक ही जगह से ओरिजिन हुआ है, ठीक है। और समरूप में क्या है, उत्पत्ति और ओरिजिन अलग है। और इसका कार्य अपोजिट कर दीजिएगा, जिसमें उत्पत्ति समान रूप से हुई है उसका कार्य अलग अलग होगा, और जिसमें उत्पत्ति असमान रूप से हुई है उसका कार्य एक होगा, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा पौधे तथा जंतुओं के मध्य की कड़ी क्या है। देखिए पौधे और जंतुओं को कनेक्ट करने वाली उसके मध्य की कड़ी क्या है, युगलिना है, ठीक है। कौन है, युगलिना है, जिसमें पौधे और जंतुओं के ये मध्य की बीच की कड़ी है। नेक्स्ट हमारा अंग तंत्र क्या है। अंग तंत्र क्या है, देखिए कई अंग मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं तब उन्हें अंग तंत्र कहते हैं। जब कई अंग मिल करके किसी कार्य को करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। उदाहरण, भोजन के पाचन में मुख, जीवा, आहार नाल, यकृत, आमाशय आदि। देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे कई जब अंग मिल करके एक काम करते हैं, जैसे भोजन का पाचन करना हुआ तो कहाँ से शुरू होता है भोजन का पाचन, मुख से ही शुरू होता है, जीभ से ही शुरू होता है, फिर आहार नाल में जाता है, फिर यकृत में जाता है, फिर आमाशय में जाता है। तो क्या थोड़ा थोड़ा करके हर जगह भोजन का पाचन हो रहा है। तो क्या ये सारे अंग मिल करके एक काम कर रहे हैं ना, उसी को क्या कहेंगे, अंग तंत्र कहेंगे। नेक्स्ट है अंत श्वसन तथा उच्छ्वासन क्या है। फ्रेंड्स देखिए, ऑक्सीजन को अंदर लेना ही क्या कहते हैं, अंतः श्वसन कहते हैं। अगर आप लोग ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, अंतः श्वसन कहेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, उच्छ्वासन कहेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला उसे उच्छ्वासन कहेंगे, और ऑक्सीजन को अंदर लेना तो उसे क्या कहेंगे, अंतः श्वसन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा सूक्ष्म जीव की का पिता किसे कहते हैं। देखिए सूक्ष्म जीव की का पिता किसे कहते हैं, तो एंटनी वॉन लीवेनहॉक को कहते हैं। किसे, एंटनी वॉन लीवेनहॉक को सूक्ष्म जीव का पिता कहा जाता है। किसको, एंटनी वॉन लीवेनहॉक को। नेक्स्ट है 19वीं सदी में सूक्ष्म जैविक की स्थापना किसने की। 19वीं सदी में सूक्ष्म जीव की स्थापना लुईस पास्चर ने की। किसने की, लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट है वायरस क्या है। देखिए वायरस एक प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बने उपकोशिकाओं की संरचना है, ठीक है, उपकोशिकाओं की संरचना वाले परजीवी है। नेक्स्ट है वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक आइवानोस्की ने की। किसने की, रूसी वैज्ञानिक आइवानोस्की ने की। नेक्स्ट है हमारा खुरपका मुखपका किस प्रकार का रोग है। फ्रेंड्स देखिए खुरपका मुखपका एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट हमारा किसी भी वायरस के एक कण को कहते हैं। देखिए कोई वायरस उसके एक कण को क्या कहेंगे, विरियोन कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, विरियोन कहेंगे। नेक्स्ट है वायरस संक्रमण के लिए कौन कौन से प्रोटीन्स आवश्यक हैं, तो वायरस संक्रमण के लिए एग्लूटिनिन्स, न्यूरामिनिडेज, कौन कौन से, एग्लूटिनिन्स, न्यूरामिनिडेज, ठीक है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया फेज क्या है। देखिए बैक्टीरिया फेज क्या है, जीवाणुओं के परजीवी वायरस कणों को बैक्टीरिया फेज कहते हैं। देखिए जो जीवाणुओं के परजीवी वायरस होते हैं उनके कणों को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कोई दो वायरस के नाम लिखिए, तो आपका ये हो गया पहला वायरस हो गया डीऑक्सीराइबो और राइबो वायरस, ठीक है। नेक्स्ट है लाइजोजेनिक किसे कहते हैं, लाइजोजेनिक किसे कहते हैं, जिन जीवाणुओं में फेज जीनोम संयत होता है उन्हें लाइजोजेनिक कहते हैं। जिन जीवाणुओं में फेज जीनोम संयत होता है उन्हें क्या कहते हैं, लाइजोजेनिक कहते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु द्वारा होने वाले दो नाम बताइए। जीवाणु द्वारा जैसे हैजा हो गया और क्षय रोग, ये किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, जीवाणुओं के द्वारा होता है। वायरस द्वारा फैलने वाले दो रोग के रोकथाम कैसे की जा सकती है। वायरस द्वारा फैलने वाले रोगों की रोकथाम कैसे की जाती है, टीकाकरण से और रसायन चिकित्सा द्वारा। किसके द्वारा, टीकाकरण से। जैसे पोलियो हो गया तो टीकाकरण से टीकाकरण हो उसका टीका वगैरह लगता है। रसायन चिकित्सा, आप लोग कोरोना का देख लीजिए, कोरोना का भी टीका लगने लगा और रसायन चिकित्सक के द्वारा। नेक्स्ट है जीवाणु क्या है। जीवाणु एक कोष की सूक्ष्म जीव है, ठीक है। जीवाणु क्या है, एक कोष की सूक्ष्म जीव होता है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ को संरक्षण किन किन विधियों द्वारा किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको किन विधियों से संरक्षित कर सकते हैं। पहला है कैनिंग विधि से कर सकते हैं संरक्षित। सेकेंड है पाशीकरण विधि से, और थर्ड है कम ताप पर संचय करके, या फिर पाशीकरण विधि द्वारा या फिर कैनिंग विधि द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु भक्षी क्या है। जीवाणु भक्षी क्या है। जीवाणु भक्षी एक प्रकार का वायरस है जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। जीवाणु भक्षी क्या है, एक प्रकार का वायरस है जो क्या करता है, जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक संपदा क्या है। देखिए प्राकृतिक संपदा क्या है, ऐसे सभी पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संपदा कहते हैं। देखिए जो प्राकृतिक से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती है, जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संपदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन क्या है। देखिए भूमि की ऊपरी सतह पर मिट्टी के कटाने या पानी के साथ बह जाने पर मृदा, देखिए फ्रेंड्स जो भूमि की ऊपरी सतह होती है, ठीक है, जो ऊपरी सतह की मिट्टी होती है वो कटान या पानी के साथ बह जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। भूमि की ऊपरी सतह का मिट्टी के कटान या पानी के साथ बह जाने को ही क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण विधियाँ क्या है। वन्य जीव संरक्षण की विधि क्या है। पहला है स्वस्थानीय संरक्षण, सेकेंड है उत्स्थानीय संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है तांबा तथा सीसा किस प्रकार का खनिज है। तांबा तथा सीसा किस प्रकार का खनिज है, तो अलौह खनिज है। तांबा और सीसा क्या है, अलौह, ठीक है, लौह नहीं है, अलौह है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, अलौह खनिज है। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की संपदा है। सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की संपदा है, तो सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय संपदा है। कौन सा संपदा है, नवीकरणीय संपदा है। नेक्स्ट है खनिज संपदा के अंतर्गत आने वाले कोई 4 तत्व बताइए। खनिज संपदा के अंतर्गत आने वाले कोई 4 तत्व बताइए। पहला है कोयला, संगमरमर, हीरा, प्राकृतिक गैस। कोयला, संगमरमर, हीरा और प्राकृतिक गैस है। नेक्स्ट है पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं। पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं। पेट्रोल को पेट्रोलियम के प्रभाजी आवासन से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जिसे भूमि से गहरे कुएं खोद कर निकाला जाता है, अतः पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए पेट्रोल को पेट्रोलियम के प्रभाजी आवासन से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जिसे भूमि से गहरे कुएं खोद, इसमें क्या करते हैं, भूमि में गहरा कुआं खोदते हैं और वहाँ से इसको निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहा जाता है। देखिए वर्तमान युग में पेट्रोल किसी राष्ट्र के लिए सोने से अधिक कीमती है। किसी राष्ट्र की उन्नति काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास कितना पेट्रोलियम, कृषि उद्योग, यातायात, संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः पेट्रोल को तरल सोना या लिक्विड गोल्ड कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पेट्रोल को लिक्विड गोल्ड किस लिए कहते हैं, अगर जिस देश में पेट्रोल, जिस राष्ट्र में पेट्रोल सबसे ज़्यादा होता है तो वहाँ पे क्या कहा जाता है कि ये पेट्रोल जो होता है वो सोना है, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा, यहाँ वर्तमान युग में पेट्रोल का मतलब हर जगह इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि हर जगह पेट्रोल का ही यूज़ हो रहा है। तो जिस राष्ट्र में पेट्रोल की उन्नति काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास कितना पेट्रोलियम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छा अपने एग्ज़ाम में अच्छे से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइएगा, ठीक है फ्रेंड्स।